आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर एस एन शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है। उसके बाद चूंकि मुझे पता है कि ये जो बहस है वो इनवेरिएबली कृषि कानून अच्छे हैं खराब हैं उस तरफ मुड़ेगी ही, उसको रोका नहीं जा सकता और रोकने की कोई मंशा भी नहीं है। मैं लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन जनरल और यूपी या उत्तर भारत या भारत आज के वक्त में, जब हम 2021 में बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। खेती को लेके आपको क्या मुश्किलें नज़र आ रही, अगर आपको 3 या 5 बड़ी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी हो खेती के सेक्टर से जुड़ी हुई? कि खेती की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम तकनीकी का विकास करते हैं तो ज़्यादातर तकनीक ऐसी होती है जो किसान के समझ के परे होती है और उसको हम अपने खेतों में उसी रूप में लागू नहीं कर सकते हैं। दूसरी समस्या आती है खेती में, किसान की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। आज भी किसान बहुत से उन्नत कृषि वैज्ञानिक तरीकों को या उन्नत कृषि यंत्रों को या तकनीक को वो अभी एडाप्ट नहीं कर पा रहा है। फिर तीसरी उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि विपणन की, मार्केटिंग की। किसान अपना प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन करता है, अब उसके सामने ये समस्या आती है कि उसके प्रोडक्ट का उचित मूल्य आसानी से कहाँ मिले, ये बहुत बड़ी समस्या है मार्केटिंग की। तो इस प्रकार से अगर मार्केटिंग की समस्या से वो जूझेगा तो निश्चित रूप से किसान की आर्थिक प्रगति नहीं होगी, केवल जो है ये लिखने पढ़ने तक ही सीमित रहा है और आगे भी रहेगा। और एक बहुत बड़ी समस्या ये है आज भी कि खेती किसानी को हम रखते तो ज़रूर कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी 67% अर्थव्यवस्था या आबादी इसी पर निर्भर है। लेकिन फिर भी बड़े ईमानदारी से इस क्षेत्र में लोग ध्यान नहीं देते हैं। योजनाएं बनती हैं कागज़ों पे और कागज़ों तक ही मैक्सिमम सीमित रह जाती हैं, जिससे हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता उससे उस रूप में पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाता है। सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी खेती में आपको इसके अलावा क्या दिक्कतें नज़र आ रही हैं? साथियों देखो, मैं अब से 40 साल पहले पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। आपके खरकोदा के पास मेरा गांव है, जहां का रहने वाला हूँ। पराग डेयरी में 25 वर्ष मैनेजर के रूप में रहा हूँ, जिसमें 12 वर्ष मेरठ में स्वयं रहा हूँ। और उसके 10 साल का कार्यकाल गवर्नमेंट ने प्रमोशन कर दिया जी, महाप्रबंधक के रूप में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, बनारस मंडलों में रहा हूँ। अब सेवानिवृत्त होने के बाद में सोचा कि अब करें क्या, क्योंकि बैठे तो फिर मामला ठीक नहीं रहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम मैंने बगल में शुरू किया है और ये प्रेरणा मुझको मिली आपकी कमिश्नरी में ही। डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी, जो शाना के पास बीटा गांव के रहने वाले हैं, 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको पद्म श्री से सम्मानित किया। उनके साथ मैंने कुछ काम किया। उनकी ऑलरेडी 2-3 भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको मैं देखता हूं और त्यागी जी, ऑर्गेनिक का काम भी करता हूं। अभी विषय मुझे कहा गया कि कुछ खेती की समस्याएं, देखिए मुझे ये भी कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं एक किसान के घर का लड़का हूं। जो गांवों में पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी पेशा करने के लिए चले जाते हैं। गांव में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और वो अपने उसी ढर्रे से खेती करते हैं। आज देखिए खेती में क्या रह गया है, यदि हम लोग अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो ये बहुत फायदेमंद का सौदा है। लेकिन हम लोग वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते। जैसे मैं आपको अभी वर्तमान में गेहूं की बुआई चल रही है। गेहूं की बुआई में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको बीज का चुनाव करना है। लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति 50 रुपये किलो फाउंडेशन बीज खरीद करने की बहुत लोगों की है, बहुत लोगों की नहीं भी है। तो जो बीज उनके पास अपने घर में ही 5-7 वर्ष पुराना है, उसी को बो देते हैं। उससे निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा, क्योंकि बीज की स्टेज में बता देता हूँ, कुछ फार्मर्स भी होंगे यहाँ पर। सबसे पहले वैज्ञानिक स्थिति जो वैज्ञानिक बनाते हैं वो ब्रीडर सीड बनाते हैं। उससे पहले एक न्यूक्लियस बीज होता है,
उसके बाद में फाउंडेशन बीज आता है, फाउंडेशन के बाद में सर्टिफिकेट बीज आता है और फिर उसके बाद फार्मर्स के पास आता है। फार्मर्स को उस बीज को केवल 2 वर्ष तक यूज करना चाहिए, उसके बाद उस बीज को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान उस बीज को 10-10 वर्ष तक यूज करते हैं। उसका उत्पादन बिल्कुल जब तक जीरो नहीं हो जाता है, जब तक वो अन्न नहीं हो जाता, तब तक उसको नहीं छोड़ते। साथ ही साथ देखिए, वैज्ञानिक तरीके से किसान खेती नहीं करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, भी भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, साहब लोग बैठे हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से यदि खेती की जाए तो ये बहुत लाभ का सौदा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि बहुत लाभ का सौदा है। अभी देखिए, नमामि गंगे योजना जो आपके गंगा के किनारे किनारे चल रही है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में स्वयं देखता हूँ, हापुड़ और अलीगढ़, जो डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी को भारत सरकार ने दी हुई है। अब देखिए, वहाँ हम लोगों ने धान की वैरायटी उगाई, हमने 40 रुपये किलो धान बायर्स को डायरेक्ट परचेज कराया है। चक्कर क्या है कि हम लोग पैदा तो कर लेते हैं एक्चुअल में, लेकिन उसको बेचना किसान नहीं जानता। आखिर ये फिर किसान जो उनके जो साहूकार हैं उनके खाते पड़ जाता है। यदि हम लोग अपनी फार्मर कृषक संगठन बना के अपनी तैयारी करें, 15-20 फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं, एक तरह का बीज बोएं, और फिर बायर्स की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बायर्स के और उपभोक्ता के बीच में जो एक फौज है बाजार की, ये सबसे बड़ा घातक चीज। इसी पे भारत सरकार का जबरदस्त योगदान है। अभी देखिए, हम लोग 3 कंपनियां हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं, किसानों का एक पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं। एक 10-10 गांवों में हम लोगों ने एक ही वैरायटी का बीज बोआ रहे हैं। सीधे जो एक्चुअल में पीजीएस पोर्टल है उस पर डालते हैं हम लोग अपना, और तमाम जो कंपनी वाले खरीदने वाले, ये बिस्कुट वाले गेहूं कहाँ से खरीदते हैं? बिस्कुट वाला भी ये चाहता है कि मैं किसान के दरवाजे से गेहूं खरीदूं, मुझे 2 रुपये सस्ता मिलेगा, किस तरह की कोई मिलावट नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोग मजबूर है एक्चुअल में खरीदने के लिए। तो ये बहुत सारी समस्याएं एक्चुअल में खेती में आती है। इनका यदि हम लोग ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से इनका हम समाधान निकालेंगे तो खेती बहुत लाभ का धंधा है। ये खेती कोई ऐसा धंधा नहीं। अब देखिए, मैंने आपसे जहां बैठे यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पे पीली सरसों पीताम्बरी 2 हेक्टेयर बो रखी है, पूरी ऑर्गेनिक तरीके से बो रखी है, और ये मैं 2 क्विंटल प्रति बीघे प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर ब्रांच का आदमी हूँ। एक पल जा करके मैं एक पौधे को देखता हूँ, तो कहाँ से एक्चुअल में धंधा उसका आ गया, क्योंकि खेती किसानी जो लोग कर रहे हैं उसमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, और जैसे डर्रा चलता आ रहा वैसे ही डर्रा चल रहा है। इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग तो शहरों में नौकरी करने के लिए आ गए, गांव में कौन लोग बचा है? जो लोग बीएससी कर लेते हैं, चूंकि अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं पिछले 5-7 साल से, वो जरूर अब गांव में लेकर के खेती का काम कर रहे हैं, वो बड़ी वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो खेती को जो लोग ये कहते हैं कि साहब किसान, मैं जहां तक समझता हूं कि किसानी का धंधा और खेती धंधा तो लाभ का धंधा है, कोई नुकसान का धंधा नहीं है। बस हमको अपने विचार बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की। इस पे और भी विचार लेते हैं। मनीष भारती जी, खेती तो बड़ा फायदे का धंधा है, लोग अपनी सोच बदलें। त्यागी जी ने अपने अनुभव के आधार पे शायद ये बात कही है, और अनुभव हर व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं। सौरभ भाई, इन्होंने कई बार इस बात को रेखांकित किया अपनी बात में कि पढ़ा लिखा वर्ग और पढ़े लिखे लोग खेती छोड़ के भाग जाते हैं, गांव से भाग जाते हैं। मैं इनके सामने एक उदाहरण हूँ। मैंने 1990 में 12th किया सेंट जॉन्स से, उसके बाद इसी मेरठ कॉलेज से बीकॉम किया, MBA किया, 2 साल दिल्ली में नौकरी की, और 97 से मैं अपने पुश्तैनी खानदानी काम पे वापस हूँ, खेती पे। 80 गायों की मेरी डेयरी है और 20 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। मेरी जीविका सिर्फ खेती पे चलती है, मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में खेती घाटे का सौदा था, घाटे का सौदा है और घाटे का सौदा रहेगा। वैज्ञानिक आधार पे बात करिए ना, इमोशनल बात मत करिए। 2014 से मेरा अपना ब्रांड है, मेरठ के शहर के सभी लोग जानते हैं, वेद भाई भी जानते हैं। अपने ब्रांड से मेरे यहाँ दूध की पैकिंग होती है और बिकती है भारतीय मिल्क स्प्लैश के नाम से। अपना ब्रांड है फार्मर नेस्ट का, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं करता हूं। 3 पोर्टल है मेरे पास, मैं ऑनलाइन भी मेरा माल बिकता है, मेरा अपना एक शोरूम भी है और मैं होम डिलीवरी भी करता हूं, और इसके बावजूद मैं घाटे में हूं। जो चाहे मेरी बुक्स देख ले। अजीब स्थिति है इस देश की सौरभ। सवाल एक है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और मेरी सेलिंग प्राइस क्या है?
और जो आज की तारीख में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मेरे जैसे लोगों के आपने न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। हेलो किसान पे कम से कम 10 वीडियो होंगे मेरे। एक रोल मॉडल की तरह हमें दिखाया जाता है। आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम एन एग्री एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या मैं इस देश के किसान की नुमाइंदगी कर रहा हूं? क्या मैं किसान हूं इस देश का? नहीं। 90% वो किसान है जिसके पास इकोनॉमिकल होल्डिंग्स नहीं है। लेट्स एड्रेस दैट। आपने किसान से जमीन खत्म कर दी है, वो नहीं खरीद सकता महंगी मशीनें। 25% का जीएसटी लगाते हैं आप उसकी बेसिक मशीन पे। क्या होता है? एक छोटा सा प्लाव, आप छोटा सा कल्टीवेटर खरीदते हैं ईख बोने के लिए, जिसपे आपको चलना पड़ता है, सीट भी नहीं मिलती है कि आप उस पे बैठ जाएं। जैसे बैल के पीछे पीछे किसान चलता था, ऐसे ही उस कल्टीवेटर के पीछे किसान चलता है। 80,000 रुपए का है सौरभ, उस पे 22% का जीएसटी है। क्या कर रहे हैं आप? Are we really making a policy for the farmers? Sorry, no. Let us address the situation. हम पॉलिटिकल बातें बहुत सारी कर सकते हैं। मैं जय किसान आंदोलन का भी प्रदेश प्रवक्ता हूं। पिछले 12 महीने से हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। अभी तक समझ में नहीं आया हमारी दिक्कत क्या है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने भूखे पेट को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से तोड़ दिए गए हैं। और इसलिए टूट गए हैं क्योंकि जो उत्पादन हम अपने खेत में पैदा करते हैं, उस उत्पादन की पूरी लागत हमें नहीं मिलती। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। यह है सच्चाई। आपको अगर एड्रेस करना है तो इसे कर दीजिए। और मैं आज यहां इस मंच पे जो सौरभ भाई ने प्रोवाइड किया है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। इस देश के हर उस व्यक्ति से मैं बात करना चाहूंगा इस मंच के थ्रू, जो ये हमें बताना चाहता है अरे किसान को तो ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं कैसे करना है। मैं हर चीज करता हूं और इसके बावजूद मैं खेती पे घाटा उठाता हूं, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, असल बात पे आइए। मेरे दादा मेरठ से एमपी रहे, आप सबको मालूम है, चौधरी महाराज सिंह भारती। वो कहा करते थे कि देश नेता से नहीं नीतियों से चलता है। आप अगर किसान की नीति नहीं बना रहे हैं, अगर आप किसान को फायदे की नीति नहीं बना रहे हैं, तो आप कभी भी इस देश के 60-70% लोग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, आप उनके जीवन का सुधार नहीं कर सकते। और अगर उनका जीवन नहीं सुधरेगा तो किसी का भी किसी परिस्थिति में भी देश का जीवन भी सुधरने वाला नहीं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। मनीष जी ने कई ज़रूरी मुद्दे उठाए। खासतौर पे मुझे लग रहा है कि एज दे से इफ यू आर रियली कंसर्न देन इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर पॉलिसीज। जीएसटी और जगह से कमा लीजिए। वेदव्रत आर्या जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली सुर्खियों में रहता है अलग अलग वजहों से। फ़िलहाल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि दिल्ली के फेफड़े बेदम हो रखे हैं। पराली को लोग एक बड़ी वजह बता रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि सारा ठीकरा किसानों के सर न फोड़ा जाए। मैं अपने यूपी दौरे के दौरान जिन किसानों से मिला, उन्होंने कहा कि हमें विकल्प बताइए, हमारे लिए खेती ऑलरेडी महंगी है। आप मुख्यमंत्री से मिले थे मेरे ख्याल से, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? क्या है पराली का समाधान प्रदेश सरकार के पास? जो मेरी वार्ता हुई है उसमें पराली संबंधित तो मेरी कोई उनसे वार्ता नहीं हुई। किस बारे में हुई? मेरी मुख्यतः जो बात हुई, जो हमारे आवारा पशु की एक समस्या किसानों के सामने है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में अवगत कराया था। आवारा पशुओं का जो फंड उन्होंने रिलीज किया है 20,000 करोड़ रुपए, वो शायद शहर में ठीक चल रहा हो लेकिन गांव में ठीक तरह से नहीं चल रहा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा इसका कोई प्रबंधन ऐसा करा दीजिए, किसी आवारा पशुओं की एक व्यवस्था हो जाए, खाने की पीने की उनका एक स्थान गांव में बन जाए तरीके से। और जो किसान तार फेंसिंग कराना चाहता है, क्योंकि तार फेंसिंग इसलिए ज़रूरी है, खाली ये आवारा पशु नहीं है, कुछ और भी ऐसे जानवर हैं जो किसान को खेती में नुकसान देते हैं, जिनको हम भुगतते हैं। तो तार फेंसिंग का कोई 80%, 70% कोई सब्सिडी दे दीजिए, और वो सब्सिडी सीधी जो है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से हम सामान खरीदें उस पर सीधी चली जाए और किसान 20% अपना दे के तार फेंसिंग करा ले। मान लिया सपोज करो किसी के चक पे जो है, खेत पे जो है 2 लाख रुपए की जो है तार फेंसिंग का खर्चा आ रहा है,
तो वो 40,000 वहन कर ले, 1,60,000 जो है उस डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में सरकार की तरफ से चला जा। कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए जिससे किसानों को राहत हो जाए। ये आज वर्तमान की बड़ी समस्या है किसान की, और ये यही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में तो मैं कहूँगा कम से कम, क्योंकि मैं पूरा उत्तर प्रदेश लेके जो है आपका गोरखपुर, कुशीनगर और बलिया, मतलब बलिया जो बनारस, सब मैं घूम गया हूँ, सब जगह। और ये खाली किसान ही इससे परेशान नहीं है, इससे आम जनमानस भी परेशान है, क्योंकि सारे पशु सड़क पर रहते हैं। जब बरसात में पानी भर जाता है मनीष जी, तो हादसे के शिकार लोग होते हैं, और गाय और जो पशु है वो भी मरता है। तो ये एक किसान के सामने बड़ी समस्या। मैंने तो इस बारे पे जो है विचार किया था। तो रही क्या कहा पराली की मुख्य- बात, मैं अरे रुकिए सौरभ जी, ये तो बता दीजिए कि आपने जब ये सब बताया तो मुख्यमंत्री क्या बोले, हाँ उन्होंने आश्वासन दिया था क्या आश्वासन, थोड़ा विस्तार से बताइए। इस पे जो हम लोगों है, को भी पता इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे आगे, मतलब जो इसका कुछ समाधान करेंगे, यही आश्वासन दिया था। बाकी जो है जो पराली की समस्या है, पराली पे भी जो है अब एक मैं पिछले जो है 2 महीने से पराली से एक वो बनती हैं, ट्यूब बनने का चल रहा है। अब वो कितना मतलब कारगर ग्राउंड पर होगा इसे तो मैं नहीं कह सकता, अभी इतना जल्दी हो जाएगा ज़्यादा कहना तो उससे क्या है कि वो जो ये अपनी ये फैक्ट्रियां हैं जो अपना बिजली बनती है, जैसे दादरी में है, इनमें भी सप्लाई होगी, बाकी जगह भी सप्लाई होगी, उससे जो है उसकी भी उद्योग लगने का चल रहा है, और वो देहात में ही लगेंगी, जिससे पराली वो सब खरीदे जाएंगे। जी भारती साहब, पराली पराली पे सौरभ भाई हमें बेसिक बात को समझना होगा। अक्टूबर से लेकर और मिड जनवरी तक उधर पाकिस्तान से लेकर और आप ये पूरा वेस्टर्न यूपी तक आ जाइए, ये एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है जिसको कोई एड्रेस नहीं करना चाह रहा। हमारे यहाँ इस वक्त 0 विंड वेलोसिटी है, 0। आप अभी अपने मोबाइल पर उसको चेक कर सकते हैं, और ये हर साल का सिंड्रोम, ये हर साल ऐसे ही होगा, आप प्रकृति को बदल नहीं सकते। और जब 0 विंड वेलोसिटी होगी तो इस पर्टिकुलर जोन में, ना सिर्फ भारत में, हमारे पड़ोसी मुल्क तक में ये एक सिचुएशन है जो 15-20 दिन, महीना क्रिएट होती है हर साल। और उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स में, बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक पराली भी बेचारा कंपोनेंट है। आई डोंट वांट टू डिनाई दैट। ये मनीष जी आप कह रहे हैं हर साल होती है, बट जिस दिल्ली का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ उसी दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, और ये ज़्यादा पीछे नहीं, 2004-06 की बात है, तब तो इस तरह का स्मॉग नहीं होता। देखिए जो स्मॉग की सिचुएशन है, सौरभ भाई, मैं दिल्ली रहा 96-97 के आसपास, जॉब किया मैंने वहाँ। आप सही कह रहे हैं। अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त जब हम ऑफिस जाते थे ना, तो गर्मी में, मई जून में भी विंड शीटर पहन के जाते थे कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए, शर्ट काली ना हो जाए, कॉलर काले ना हो जाए जब तक हम ऑफिस पहुंचे। मई जून के महीने में विंड शीटर, क्योंकि उस वक्त जो सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं उनकी शुरुआत नहीं हुई थी दिल्ली में। हमारे यहाँ दिल्ली में बेसिकली जो मोटर व्हीकल्स का पोल्यूशन है उसका शेयर हमें देखना होगा, जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन शेयर है उसको हमें देखना होगा, ईमानदारी से देखना होगा। आप उसे सिर्फ पटाखे और पराली पे अगर आप बात ले जाते हैं तो आप एक अननेसेसरी ऐसा एक डिस्कोर्स खड़ा कर देते हैं जिसका एक्चुअली में रिलेवेंस नहीं है। अगर पराली की आप बात करें, पराली से पहले भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा खराब ही है दिल्ली में, और आज भी खराब है, और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 0 विंड वेलोसिटी है, हवा चल नहीं रही है, जो पॉल्यूशन है वो वहीं के वहीं रुका हुआ है, एटमॉस्फेयर भारी हो गया है। इसके लिए एक कॉन्क्रीट प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को लाना पड़ेगा, अगर उन्हें लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, पटाखे चलाएं कि नहीं चलाएं, पराली जलाएं कि नहीं जलाएं, लेकिन आपको ईमानदार कोशिश ये करनी होगी, और वैज्ञानिकों का बड़े पैमाने पर जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं और जो हमारी जो बौद्धिक संपदा है उसका इस्तेमाल करते हुए इसका इलाज सरकार को ही ढूंढना है। गेम प्लान, आप ब्लेम गेम तो खेल सकते हैं, आप कितना ही खेल। जी त्यागी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? एग्रीकल्चर में हमारे देश का शीर्ष संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा के नाम से मशहूर है, कृषक लगभग सब जानते हैं, उन्होंने एक वेस्ट डीकम्पोजर उसको प्रकाश में लाए। हालांकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ है। अभी देखिए जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस पर काम भी किया है, और एक सलाह भी कृषि विज्ञानी तरफ से दी गई है कि जो हरियाणा के और जो दिल्ली के आसपास के लगे हुए गांव हैं, जैसे ही अपनी पराली को वो लोग एक्चुअल में धान निकाल लेते हैं
और जो बच जाती है यदि इसका उपयोग उस पर किया जाए तो बहुत हद तक ये 15-20 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है और इसका खेती में बड़ा जबरदस्त यूज। इस पर एक्चुअल में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये एक यूज है। लेकिन जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो एक पराली इसका कारण नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। नहीं सर, हम थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं आप सबसे कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। डॉक्टर शर्मा, अगर आप बता सकें कि जिससे किसान पराली जलाना बंद कर दें। सॉरी, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि हम वेस्टर्न यूपी में बैठे हैं सौरभ, और पराली क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। जब आप धान की फसल लगाते हैं और उसको आप कंबाइन हार्वेस्टर, ये टेक्निकल बात है, समझना जरूरी है। कंबाइन हार्वेस्टर से जब आप अपने खेत की फसल को काटते हैं तो कुछ अंश बच जाता है फसल का खेत में, उसको हम जला के, किसान की एक प्रैक्टिस है, उसको जला देता है, उसे हम पराली जलाना कहते हैं। ये कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा दावा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जिस गांव में जाना चाहे चले जाइए, यहां आपको जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो ढूंढे नहीं मिलेगा। तो जब यहां पे पराली है ही नहीं खेत में, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ उस? बेसिकली सौरभ, हमारी परेशानी ये है कि हमें लगता है हम शायद कभी कभी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ये मंगल ग्रह से आते हैं। इन्हें खेत में ग्राउंड पे देखना चाहिए। हरियाणा और पंजाब डेफिनेटली पराली के लिए सरकार को जितने संसाधन हैं वो जुटाने चाहिए, किसान को एजुकेट करना चाहिए, किसान को संसाधन देने चाहिए। लेकिन पश्चिमी यूपी को अगर आप ये ब्लेम दें, मेरठ के लोगों को, मेरठ के किसान को, बागपत के किसान को, मुजफ्फरनगर के किसान को, सहारनपुर के किसान को, तो माफ करिएगा, मैं कहूंगा आप किसी दूसरे ब्रह्मलोक से आए हैं। यहां कंबाइन नहीं चलती है, यहां पराली नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ तराई का वो क्षेत्र है जहां कंबाइन हार्वेस्टर से कटिंग होती है, गेहूं की भी और धान की, और कहीं नहीं होती। तो हमारे यहां जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो व्हाई, बेसिक्स को नहीं पकड़ते हैं। जैसे अभी त्यागी साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, यही तरीके हैं हमारे पास। या तो हम बायोमास बना लें, उसका बायोमास बन सकता है। अभी आईआईटी दिल्ली के बच्चों ने पराली से जो है कुछ जो हमारे डिस्पोजेबल्स होते हैं वो बनाए हैं, उनकी यूनिट डाली है, वो डेफिनेटली वो एक आप उसका उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वी हैव टू सी कि क्या पराली ही एकमात्र मॉन्स्टर है इस पॉल्यूशन के? नहीं, इट इज नॉट वन ऑफ देम। इट इज वन ऑफ देम बट इट इज नॉट द ओनली वन। डॉक्टर शर्मा, देखिए, आपने सही कहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसान अगर कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग नहीं करा रहा धान की, तो निश्चित जो है धान की ठूंठ इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको जलाने या कुछ करने की आवश्यकता हो। जब हम कंबाइन से उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, चाहे धान हो या गेहूं, तो कंबाइन का एक फिक्स जो है स्केल है, उसके ऊपर से ही उसकी कटाई करता है, तो नीचे की एक बड़ी ठूंठ बच जाती है। तो धान और गेहूं दोनों के समय किसान जनरली उसको जला देता है। लेकिन इसकी एक वो गेहूं के आपने समय मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब धूप, गर्मी और हवा का तो आपने कितना कहा तेज कि वो- वेलोसिटी की बात आपने कही, वो सही है। इसमें जीरो विन वेलोसिटी होने की वजह से वो वहीं के वहीं जाम है। लेकिन मैं धान के बारे में बता दूं कि इस समय अगर हमारे गोरखपुर और ये बहराइच और ये कुशीनगर इलाका लिए हुए लोग कंबाइन से कटवा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो है वो प्लाट्स हैं और उनकी होल्डिंग्स भी उधर ज़्यादा बड़ी है तराई बेल्ट में। तो उसका जैसे बायोमास या दुनिया भर के जो वैज्ञानिक जो है तकनीक और तरीके बताए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा किसान भाई उसको अडाप्ट नहीं कर पाता है। सबसे आसान जो मेरे देखने में है, उस पराली को, चूँकि हम जब गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले खेत में पानी भरते हैं। पानी भर करके जब वो खेत का पानी जोतने लायक हो जाता है, यानी कि नमी जब वो बर्दाश्त करने लायक हो जाती है, तब उसकी जुताई करके और उसको फिर हम तैयार करते हैं गेहूं के लिए। तो अगर हम एक जुताई करके और मिट्टी पलट हल से और उसके बाद उसमें फिर हम पानी भर दें, तो निश्चित तौर पे ये 20-25 दिन के अंदर वो डिकम्पोज हो करके और एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो सकता है। और यही किसान के लिए बहुत आसान है समझाना, करना, और उसके सीधे उपयोग में भी आएगा। क्योंकि अगर हम गेहूं या धान की कोई भी पराली अगर हम जलाते हैं, तो पराली जलाने से केवल ये नहीं है कि हमारे वातावरण को तो जो नुकसान हो रहा है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह भी सही है कि केवल एकमात्र कारण नहीं है पराली, जिसकी वजह से आज जो है स्माग या पोल्यूशन या दुनिया भर की चर्चा सारे न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं।
जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने से हमारे खेत की मिट्टी की जो गर्मी होती है जो वो ज़्यादा बढ़ती है। जब मिट्टी ज़्यादा गर्म होती है तो मिट्टी के अंदर जो हमारे मित्र फंगस और बैक्टीरिया हैं वो भी उसमें मर जाते हैं, यानी कि जो भूमि के अंदर के माइक्रोफ्लोरा हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। तो एक इसका नुकसान भी है किसानों को, जो किसान भाई इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे समझ से अगर इसे हम मिट्टी पलट हल से जुताई करके धान के सीजन में पानी भर दें, वो डिकम्पोज हो करके ऑर्गेनिक मन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे किसान के खेत की जो आज भूमि की पूरी की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है, उसका फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज लूज कर चुकी है। पानी जल धारण करने की क्षमता हो या उसके अंदर के जो उसके न्यूट्रिएंट्स हों, ह्यूमस हैं, ये सब के सब लगभग समाप्ति की ओर हैं लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये पेस्टिसाइड्स के यूज से। तो इससे एक हमें और भी सहयोग मिलेगा कि मृदा के अंदर, खेत के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और जिससे हमारे खेत की फर्टिलिटी लेवल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो कण होते हैं मिट्टी के, उनके अंदर जो टेंसिटी होती है एक दूसरे की तरफ जो खींचे रहते हैं, वो सारी चीज़ें सुधरेंगी और इससे किसान को लाभ भी होगा। और एक जो थोड़ा अंश है प्रदूषण में जो कुछ 1-2-1.5 महीने चलता है, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं और किसी को किसानों के ऊपर आरोप लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी, मैं आर्या जी आपका साथ हूँ। वहाँ जो नेताजी लोग खड़े हैं पीछे, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? हाथ ऊपर करिए, आके बैठ जाइए सर। मेरा ध्यान बार बार आप लोगों की तरफ जा रहा है। अभी आप लोग यहाँ पे आएंगे, सब पार्टियों के लोग कहेंगे हम किसानों के बहुत हितैषी हैं, यहाँ विद्वान बैठे हैं खेती के, थोड़ा इनकी बातें सुन लीजिए। जी आर्या जी। सौरभ जी, मैं प्रिंसिपल साहब की बात में से सहमत हूँ। जो ये वेस्ट कंपोजर है, मनीष भाई भी इसी बात को कह रहे थे, ये भी एक अच्छा जो है किसान के लिए हितकारी है। मेरे पड़ोसी हैं, IITian है, अमेरिका रहे 10 साल, अब खेती करते हैं यहाँ, मेरे बराबर में रहते हैं। और उन्होंने जो पत्ती है गन्ने की, इसकी 15-20 ट्रॉली खरीद के 2-2 हज़ार रुपये में अपने खेत में डलवाई और उसका खाद बनाया। उनकी आमदन में निसंदेह पहले से ज़्यादा लाभ हुआ और उसकी जनरेशन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से जो लोग बना के डालते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ। और मैं सौरभ जी एक बात बताता हूँ, ये जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो मंडी बन गई हैं, इन पे कुछ अंकुश लगना चाहिए। किसान क्या है, भोला है, सीधा है, वो दुकान पे जाता है फर्टिलाइजर की, भाई बढ़िया सी दे दे जो पड़ोसी से बेहतर हो जा, उसको जो दवाई दी है उससे भी बढ़िया दे दे। 90% किसान नहीं जानता कौन सी दवाई है, कौन सी कंपनी है, लोकल है, ओरिजिनल है, पैकिंग क्या है, अंदर माल क्या है, कुछ नहीं पता। इन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइडों पे एक इसका नियम बनना चाहिए, इसका एक कायदा बनना चाहिए, कितनी डलनी है कितनी नहीं डलनी है। ये किसान को, सही बात तो ये है, किसान इसीलिए किसान की आमदन नहीं बढ़ती क्योंकि एक बहुत मोटी लागत फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में वेस्ट हो रही है। और मैं सही बता रहा हूँ, जो गो आधारित मनीष भाई भी कर रहे हैं, पहले भी करी है किसानों ने, मैं भी करता हूँ। जितना फायदा गोबर से होता है किसानी में, उतना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से आमदन कभी दे ही नहीं सकती। जब जमीन में जान नहीं होगी तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड काम ही नहीं करने के। जी सर, आपको जोड़ना चाह रहे थे। आपने बहुत सही बात कही है। देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं मेरठ कॉलेज कुछ किसानों के लिए, यहाँ के समाज के लिए करने के लिए संकल्पित हुआ है। क्योंकि मेरा लगाव और जुड़ाव एग्रीकल्चर से है और यहाँ मैं जब आया तो पहले भी देखा हूँ इस कॉलेज में, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें ट्रेंड जो है मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होती है। और हम टेक्निकली मैन पावर जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं या जो समाज के प्रगतिशील आप किसान भाई बैठे हैं और तमाम जो अच्छे लोग हैं, ये लोग इसको कर सकते हैं। तो हम हमारे यहाँ जो है, जैसे आपने कहा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की बात करी, इस दिशा में कुछ काम हो रहे हैं और उसको मैं और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। बायो फर्टिलाइज़र और बायो फंजीसाइड, बायो पेस्टिसाइड की दिशा में
मेरठ कॉलेज मेरठ काम कर रहा है और इसके तहत हमने जो है ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है जो मृदा के अंदर रहने वाले दूसरे रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को मार देता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, ट्राइकोडर्मा हैदराबाद के लेबोरेटरी से, हैदराबाद के खेत से निकाल करके उस फंगस को तैयार किया गया पाउडर के रूप में, और वो मेरठ में भेज दिया गया, इस पश्चिमी यूपी में भेज दिया गया। तो जो वहाँ का स्ट्रेन होता है वो यहाँ उतना कारगर नहीं होगा। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ के लैंड से, यहाँ के खेत से हम निकालें ट्राइकोडर्मा को और अपने लैब में हम उसको कल्चर करेंगे, और कल्चर करके फिर उसको हम बड़े फार्म में, पाउडर फार्म में हम किसानों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो जो यहाँ का स्ट्रेन होगा, यहाँ के वातावरण के हिसाब से वो ज़्यादा कारगर होगा। बायो फर्टिलाइजर पर भी हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें राइजोबियम है, राइजोबियम का कल्चर करेंगे। डॉक्टर शर्मा, ये मैं जो बात कह रहे हैं उसी से मैं, आप दोनों लोग चूंकि किसी ना किसी रूप में आप तीनों लोग खेती कर रहे हैं, ये जो सरकारें नियम बनाती हैं, अभी पॉलिसी लैग की बात हुई, जो चीज़ें विद्वान बताते हैं इतना रेशियो डालो, और इन्होंने जो उदाहरण दिया कि ज़मीन पर स्थिति कुछ और होती है, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप क्या पाटा जा सकता है? क्योंकि आपने कह दिया कि साहब किसान को यूरिया नहीं डालनी चाहिए, किसान को ये दिख रहा है, वो सीधी अंक गणित देखता है कि हमने बटाई पे खेत लिया है, इतना पैसा देना है, कम से कम इतना प्रोड्यूस आए तब इतना होगा। कैसे करेंगे सर? सौरभ भाई, दरअसल एक दिक्कत क्या है हम लोग के यहाँ कि जब कोई पॉलिसी एडॉप्टेशन होता है, उस पॉलिसी के साथ ये नहीं देखा जाता कि जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उनका सोशल फ्रेमवर्क क्या है, वो उस बात को एडॉप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। मैं आपको यहाँ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परिस्थिति बनी 10 साल पहले और कहा गया कि साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, और आज नीड ऑफ द आवर है, इस देश के किसान की समृद्धि हो जाएगी, उसकी आय दुगनी हो जाएगी, और आपको हर हालत में प्राकृतिक खेती करनी है। किसी ने कहा प्राकृतिक खेती, किसी ने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने जीरो बजट भी कह दिया, एक भाई साहब ने तो, महापुरुष ने। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने ये सब कहा तो आप जिस किसान को ये बात बता रहे हैं उस तक सिर्फ एक बात पहुंची सौरभ भाई, और वो ये कि एक गाय आपकी 30 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। वो जो जीरो फार्म की स्ट्रैटेजी आई थी, मिस्टर पालेकर, भारत सरकार ने सम्मानित किया है उन्हें। मेरा उनसे भी बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था इसके ऊपर, वो मेरठ यूनिवर्सिटी में आए थे। आप एक गाय से और गाय के गोबर से और गाय के पेशाब से ये काम करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक बैठे हैं, मेरे गुरु हैं, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ। क्या भैंस का गोबर काम नहीं करेगा साहब? क्या भैंस का पेशाब काम नहीं करेगा? वो जो गाजियाबाद में ऑर्गेनिक संस्था बना हुआ है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक रिसर्च, सबसे पहले उसने डिकम्पोजर बनाया, वेस्ट डिकम्पोजर, जो आज पूसा वाले ढिंडोरा पीट रहे, उससे पहले उन्होंने बनाया। वो नील गाय के गोबर से तैयार किया गया मिश्रण। ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% साइंटिफिक खेती है, वैज्ञानिक खेती है, क्योंकि प्रकृति को आपको काम पे लगाना है, प्रकृति से वो काम कराने हैं जो आप करते हैं। और इसको कैसे करेंगे, उसका एक विज्ञान है। सिर्फ गाय का गोबर खेत में डालने से, गाय का पेशाब डालने से, एक जीव अमृत, एक घम अमृत से काम नहीं चलेगा। जो आपने कहा ट्राइकोडर्मा, यस, वी नीड दैट, एज़ेकोबैक्टर, मेटेराइज्म। आप क्या कर रहे हो? आपने उस गांव के उस 2 बीघे के 5 बीघे के किसान को ना तो विज्ञान बताया, ना आपने उसे ज्ञान दिया, भाई तू कैसे करेगा। आपने सिर्फ उसे बताया एक गाय बतेरी है, बस इसी से तेरी ऑर्गेनिक खेती होगी। और एक बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क सौरभ भाई हम सब सुनते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, क्यों जी? 50 साल पहले हमारे सारे पुरखे, हम सब ऑर्गेनिक खेती ना कर रहे थे। जब भी तो हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, जब कहां केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे थे। यूं ही कहे ना सारे। और इन भले आदमियों से ये पूछ लियो अगली बार जो तुम्हें ये ज्ञान दे कि 50 साल पहले ये देश भूखा मर रहा था, अमेरिका से आप अनाज मंगा रहे थे, आज 140 करोड़ का भूखा पेट कैसे भरोगे अगर आप इस ऑर्गेनिक खेती पे जाओगे? 30% का लॉस है सर, कैसे करेगा किसान पूरा? आपकी राजनीति को सूट करती होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुझे नहीं करती है। मुझे आज जो सूट करता है वो विज्ञान का वो आधुनिक रूप करता है, जो कहता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, GAP,
शायद यहां किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा। पूरी दुनिया सौरभ आज उसे एक्नॉलेज कर रही है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पीछे छूट गया है। अगर एक तंदुरुस्त पेड़ नहीं होगा, उस तंदुरुस्त पेड़ से मिलने वाला आहार भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता, उसमें जरूरी पोषक तत्व नहीं होंगे। इस समाज को बीमार कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक के नाम पे। लगातार आपके सैंपल्स फेल हो रहे हैं। क्यों नहीं बताते आप इस देश को कि आपके देश से जो फल जा रहा है विदेशों में ऑर्गेनिक के नाम पे, वो जाके वहां पैरामीटर्स में फेल हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है, नहीं डाला किसान ने, लेकिन उस अनार में जितना आयरन चाहिए था नहीं मिला, क्योंकि आपने उस पेड़ को आयरन नहीं दिया, आपने उस पेड़ को वो जरूरी पोषक तत्व नहीं दिए जिससे वो एक बेहतर, एक अच्छा फल पैदा कर सके। पूरा नैरेटिव गाय और गाय के पेशाब में लाके ठोक दिया और कह दिया ऑर्गेनिक करो, किसान मरे तो मरे। किसान की लाश पे एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोग? क्या कर रहे हैं भाई? मेरठ में एक संस्थान है सौरभ में, अगर आपको मौका लगे तो जाइएगा। मेरठ में बहुत सारे कृषि अनुसंधान, एक बायोटेक की लैब है यहां पर। पहले वो पंतनगर यूनिवर्सिटी का कैंपस था, अब वो पूरी यहीं पे लगी हुई है। पोटैटो रिसर्च के बराबर में, आप सब लोग जो किसान है वो जानते हैं, वेद भाई भी जानते हो। वहाँ ट्राइकोडर्मा भी मिलता है, वहाँ अजेकोबैक्टर भी मिलता है, और वहाँ एक मिलता है सौरभ भाई ट्राइकोकार्ड, जो हमारी फसलों पे बोरर्स लगते हैं, कीड़े कीट, उनके लिए उनका वो पैरासाइट है। उसके अंडे होते हैं स्ट्रिप के ऊपर लगे हुए, आप खेत में जगह जगह उन्हें स्टेपल कर देते हैं फसल में, वो अंडे निकलते हैं, उसमें से कीट जाते हैं और वो जो कीड़ा होता है, जो स्टेम बोरर होता है, उसको खा जाता है। 30 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई दूसरा कीड़ा पैदा नहीं किया है। 30 इयर्स उसमें मोदी और कांग्रेस और अटरम और सटरम सबके साल आ गए, सबके। सवाल यह है कि आप किसान को दे क्या रहे हैं? मैं डेयरी चलाता हूं, 80 गायों की डेयरी है मेरी। आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड, क्योंकि किसी ने कह दिया ये जो काली सफेद गायें हैं ये तो सुअर का क्रॉस है, कोई कह देता है इसमें तो जहर है, कोई कह देता है इसका दूध ही खराब है। A1 और A2 की एक बहस चला दी। ऑस्ट्रेलिया में पिनलाइज किया गया उस कंपनी को जिसने A1 और A2 को के ऊपर मिस प्रोपेगेंडा करा। सर थोड़ा डिटेल बताएंगे A1 A2? जो गाय का दूध होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है बीटा कैरोसिन, वो 2 प्रकार का होता है, एक A1 होता है, एक A2 होता है। ये ज्ञान इस दुनिया को मिला जब एक डॉक्टर विलियम ने एक किताब लिखी, डेविल इन द मिल्क, 2014 किताब लिखी गई। न्यूजीलैंड के एक डेयरी फार्मर, डेयरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, उसने वो किताब लिखवाई और यूरोप में वो पेटेंट है, A2 A1 A2 को पेटेंट कराया। और उन्होंने कहा कि इस डेयरी फार्म में जो गाय हैं ये A2 मिल्क देती हैं, और A2 मिल्क बहुत अच्छा है। अगर आप A2 मिल्क पिएंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपको स्ट्रोक्स नहीं होंगे, आपको हाई बीपी नहीं होगा। जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है वो सारी A2 से जोड़ के और प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। आज अमेरिकन FDA, आज यूरोपियन FDA, आज सारी दुनिया की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो कह चुकी हैं A1 और A2 से ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। देयर इज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन पर्सन फॉर A1 और A2। अब आपने क्या कहा? हमारे यहां एक प्रोपेगेंडा है देसी गाय के ऊपर। मैं भी चाहता हूं, मैं गौपालक हूं भाई, मुझे पता है मेरी साहिवाल कितनी खूबसूरत दिखती है, मुझे पता है हरियाणा नस्ल की गाय का कोई तोड़ नहीं है, उसका दूध पियोगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं एक प्रोफेशनल डेयरी फार्मर हूं और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो दूध आधारित व्यापार कर रहा है, तो 30 लीटर की गाय से भी मेरा डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं है। 5 लीटर में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप प्रॉफिट में आ जाओ। 30 लीटर से आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो गायों का चारा है, जो उसके ऊपर खर्चा है, जो उसके ऊपर दाना है, आप उसका खर्चा नहीं निकाल सकते। प्रोडक्टिविटी है नहीं। आप कह रहे हो किसान से कि आप देसी गाय पालो। हमारे यहां इक्वेटर के आसपास जितने भी मुल्क हैं सौरभ, जो गर्म इलाके के मुल्क हैं, वहां पे जितने भी जीव हैं उन सब का दूध A2 होता है। और भारत में जिसे A2 दूध पीना है वो भैंस का दूध पियो, वो गाय का भूल के मत पी लेना, क्योंकि गाय चाहे तुम्हारे सामने साहिवाल भी खड़ी है, उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है किसी HF गाय का। क्या बहस चला रखी है आप लोगों? कोई कह रहा है सूर्य केतु नाड़ी है, मेरा दावा है जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर सूर्य केतु नाड़ी किसी गाय में, देसी गाय में आपने दिखा दी। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। आप साइंस की बात नहीं करेंगे, आप करेंगे कल्पनाओं की बात।
आप करेंगे उन चीजों की बात जो आप साबित नहीं कर सकते, सिर्फ आपका मन कहता है कि ये है तो आपने मान लिया। मैं आपसे कह दूं सौरभ, ऐसे सिर मत खुजाना, कैंसर हो जाएगा, जिंदगी में हाथ नहीं लगाओगे। ये डर का व्यापार है और समाज को इस डर के व्यापार में ऐसा फंसा दिया है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे खान पीन हो। ये समाज को खड़ा होके लड़ना पड़ेगा, भगत सिंह की तरह पूछने पड़ेंगे सवाल, जिन सवालों से आप लोग डरते हो उन सवालों को पूछना पड़ेगा, उनका जवाब लेना पड़ेगा। A1 और A2 पे जो आपसे पूछे उससे बहस करके पूछिए, साबित करिए। मैं पिछले 30 साल से A2 मिल्क पीता हूं सौरभ, मेरे यहां कोई दूसरी नस्ल की गाय नहीं है, और मैं आज 50 साल का हूं, ना मुझे हाई बीपी है, ना मुझे कोई हार्ट की बीमारी है। हाँ, समोसे पमोसे मेरठ में अच्छे बनते हैं तो मोटा तो मैं हूं, तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे को कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। मेरे फादर को एक बार हार्ट अटैक हुआ जब वो A2 दूध पीते थे, भैंस का दूध। ये क्या आप लोगों ने ऐसा चीजें शुरू कर दी है, नेवर एंडिंग, एंड आप एजुकेट नहीं कर रहे। द वर्स्ट पार्ट इन दिस कि हम सोसाइटी को एजुकेट नहीं कर रहे। इक्वेटर के आसपास चाहे ऊंट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, इक्वेटर जो गर्म एरिया के जितने भी मवेशी हैं उन सब का दूध A2 है, और ठंडे मुल्क के जितने मवेशी हैं उन सब का दूध A1 है। ये एक सिंपल बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस है। हमने बड़ा, आपने सुना होगा साहब, हमारी गिर गाय ब्राजील वाले ले गए, 80 लीटर दूध दे रही है। वो क्रॉस ब्रीड है, वो प्योर गिर नहीं है। लेकिन इसी मेरठ में गोवंश अनुसंधान केंद्र जब एक नस्ल तैयार करता है फ्रीजवाल, तो हमारी सरकार के लोग कहते हैं, और मैं तो आई वाज सो डिस्टर्ब। अभी 3 नवंबर को उनके यहाँ कार्यक्रम था, उनका 35वां सालगिरह था, उन्होंने मुझे भी गलती से बुला रखा था वहां। उस एक बंदा जो डायरेक्टर रहा वो चीफ गेस्ट थे वहां पर, वो कह रहे हैं कि क्रॉस ब्रीड पे काम नहीं होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड गलत है। 35 साल का अनुसंधान आप गलत कह रहे हैं। ब्राजील की क्रॉस ब्रीड पे आपको गर्व हो रहा है, और भारत में करन स्विस बन रही है, फ्रीजवाल बन रही है, या जो किसान अपने लेवल पर क्रॉस ब्रीड तैयार करके हाई प्रोडक्टिविटी एनिमल तैयार कर रहा है, 30 लीटर 40 लीटर एनिमल। आज पंजाब का किसान 50 से लीटर के आसपास पहुंच गया है, और उत्तर प्रदेश का किसान 10 लीटर पे धक्के खा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? आपने एक शगुफा छोड़ दिया। और सौरभ, जब आप किसी को डरा देते हैं, अगर मेरे ग्राहक को यह डर बैठ गया कि मनीष भारती के यहां से जो दूध आता है वो A1 दूध है, तो वो खरीदेगा नहीं, चाहे वो कितना ही प्योर क्यों ना, क्योंकि आपने उसे डरा दिया। तो आपने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, और कैसे कैसे हमें तोड़ तोड़ के खत्म किया जा रहा है। 2017 में एक गाय की कीमत 3,000 रुपए लीटर थी, 20 लीटर की गाय जो है लगभग 60,000 की बिकती थी। या किसानों के बच्चे बैठे होंगे, उनके पास गाय होंगी, आज 20 लीटर की गाय 40,000 की नहीं बिक रही है, ग्राहक नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम है मवेशियों का, पैठ बाजार का, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आप गो संवर्धन करेंगे इसे? आज अगर यूपी की गौशालाओं में आप जाएंगे, अभी देवव्रत भाई ने कहा आप योगी जी से मिलके आए, जवाब योगी जी ने क्या दिया ये भी सुन लिया होगा आपने। जानी के पास में गौशाला है उत्तर प्रदेश सरकार की, 1000 से ज्यादा गाय मर चुकी हैं वहां। इधर उधर से लोगों से खेतों में से पकड़ पकड़ के वहां रजिस्टर पूरे किए जा रहे हैं। एक गाय के ऊपर जो बजट आता है, अगर किसी वेटनरी डॉक्टर से पूछ लिया आपने, तो वह 5 से 10 रुपए रोज का बजट है। क्या कर रहे हैं आप? हम गाय पालते हैं, हमें पता है कम से कम 250 से 300 रुपए उसे जिंदा रखने की कॉस्ट है एक गाय को पर डे। और योगी जी कितना दे रहे हैं? हो रहा है, आंकड़ा चल रहा है, आंकड़े में सब हो रहा है। हम गो प्रेमी हैं, हमसे बड़ा गो प्रेमी नहीं है इस देश में। अगर सबसे बड़ा कोई गोवंश का प्यार करता है, उसे मान देता है, सम्मान देता है, तो वो इस देश का किसान देता है। और ये याद रखना, किसान ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम देते हैं सम्मान, हम पालते हैं गाय को। आप क्या कह रहे हैं हमसे? हमें बर्बाद कर दिया सिस्टमैटिकली। हर सरकार की स्थिति, हर सरकार की नीति हम सेंटर में नहीं है, और यही हमारा संघर्ष है। यह संघर्ष किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, हमें सेंटर में लेना पड़ेगा। जिस भी सरकार को आया है, अब बगैर हमसे पूछे आप नीति निर्धारण नहीं करेंगे। और 3 किसान की कृषि बिलों का जो विरोध है, इसकी पूरी आत्मा ही यह है कि मुझसे नहीं पूछा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझसे नहीं पूछा तो ये कानून मुझे नहीं चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे नहीं, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मेरी परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, आप मेरी तकलीफ को नहीं जानेंगे, और लाके थोप देंगे मेरे ऊपर, नहीं चाहिए। वेदव्रत जी,
जी। भारती जी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा। आपका क्या रुख है? ये तो अपना अपना नज़रिया है। जी, आपका नजरिया क्या है? मेरा नज़रिया तो ये है, सरकार में लोग बैठे हैं, वो भी हमारे बीच से ही गए हैं। और कानून कोई बनाया है तो सब किसान के बेटे हैं जिन्होंने कानून बनाया, और चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, उसके लिए समाधान भी है, संशोधन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहने लगूँ एकदम मना कर दो तो गलत होगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सरकार जो बनाई है आपने, अगर विजन गलत था तो सरकार क्यों बनाई? और सरकार बनाई है तो विश्वास करना चाहिए। और किसी भी चीज़ का समाधान होता है। आप दो चीज़ें हैं, सरकार ने बनाई, आपके हिसाब से नहीं बनी, उसका समाधान हो सकता है। उसमें 10 चीज़ें जुड़ सकती हैं, 10 चीज़ें हट सकती हैं। लेकिन आप निराधार ये कहो तो भाई बिल्कुल चाहिए ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो भाई अपना अपना सबका मत है, मेरा मत तो यही है। सौरभ जी, देखो, मेरे पास सबसे बड़े जो गवाह हैं मेरी बात के, अगर मैं सही कह रहा है या गलत, ये वेद भाई हैं। थोड़ा खोल के बताइए भारती जी। हम किसानों को देश भर में ये ढोल पीटा जा रहा है कि आज़ादी दे दी गई आपको, अब आप आज़ाद हैं, अब आप जहां चाहें वहां माल बेचें। अब मेरे को ये लगा कि यार ये क्या कौन सी आज़ादी है जो मुझे पहले से मिली हुई है। 2014 में जब मैंने अपने यहाँ डेयरी फार्म का एस्टेब्लिश किया तो मैंने अपना एक लाइसेंस लिया एफएसएसआई का, और मैंने अपने दूध को अपने ब्रांड से मार्केट करके बेचने लगा। मुझे कौन सा कानून रोकता है इस देश का? और इस 20 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर दिया तो मैंने एक और लाइसेंस ले लिया एफएसएसआई का और कहा कि भाई आज से मेरे फार्म का जो माल है वो फार्मर नेस्ट के नाम से बिकेगा, इस रेट पे बिकेगा। तो वो कौन सा कानून था जो मुझे रोक रहा था, जो इन 3 कानूनों के बाद मुझे आजादी मिल गई? क्या कोई मुझे बताएगा ईमानदारी से? मेरा तो यही शोरूम है मेरठ में, मैं तो आप ही के बीच का आदमी हूं। जिस बीजेपी वाले को ये बहम हो कि मनीष भारती झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे गांव चले जाओ अरनावली और मेरे शोरूम पे आ जाओ, वो देख लो कि आज 25 से ज्यादा उत्पादन मैं अपने ब्रांड से बेचता हूं। और इस देश का कोई कानून एक किसान के बेटे को नहीं रोक सकता कि वो अपना उत्पादन कैसे बताइए बेचे। आर्या जी। लेकिन हमें लाइसेंस चाहिए। आर्या जी, क्या इस कानून के बाद, आर्य जी बताएंगे, क्या इस कानून के बाद अब मुझे लाइसेंस नहीं लेना होगा एफएसएसआई का? मेरा ये सवाल है। मेरा विषय अब भी वही है सौरभ जी। मेरा कहना ये है, मैं इनकी बात से नेगलेक्ट नहीं हूं। मेरा कहना ये है, कोई कानून बना है, आप कानून के प्रति, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसमें 10 चीजें जुड़ सकती हैं, 10 चीजें हट सकती हैं। मेरा कहना यही है, फिर भी वही मैं कहूंगा, अब किसी चीज को आप कहो अब हमें ये चाहिए नहीं, अरे भाई ये कोई मतलब थोड़ी हुआ इस बात का। सर समय थे थोड़ी कमी है। मैं एक आखिरी टॉपिक है सेशन कंक्लूड करने से पहले, जैसे हम लोग मतलब हम छोटे थे तब से सुन रहे हैं कि साहब वेस्टर्न यूपी के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसानों का आंदोलन गन्ने के मूल्य और भुगतान को लेके, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आज से 100 बरस बाद भी कोई पत्रकार ऐसी मंच पे बैठा यही कह रहा होगा कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ। तो ये गन्ने की जो जिक्सा पजल है ये कभी फिक्स हो सकती है? क्योंकि कुछ आलोचक कहते हैं कि साहब एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बन रखा है ना, शक्तिशाली हैं, यूनियन मजबूत है, समृद्ध लोग हैं, दिल्ली के करीब हैं, दिल्ली को जाम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिकल वो है, इसलिए ये गन्ने का रेट बोले। बाकी सब कितनी चीज़ों का, कितनी कैश क्रॉप का आप रेट देते हो? मेरा सवाल ये है कि ये जो गन्ने को लेके अलग अलग मुद्दे बताए जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब गन्ने की फसल की वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब किसान फिर और उगाए क्या, कई लोग कहते हैं कि जो दाम मिल रहा है वो ठीक है, बाकी लोगों को तो वो भी दाम नहीं मिल रहा है। तो गन्ना किसानों के मसले क्या हैं? क्योंकि आप भी गन्ने को लेके कुछ प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर पे पानी के इस्तेमाल को लेके। पहले वो प्रयोग बताइए, फिर आपकी नज़र में क्या मसले हैं। सौरभ जी, हमने गन्ने में पहले हम सामान्य विधि से गन्ना बोते थे, उसमें पानी 12 इंच 6 इंच पानी ऐसे ही चढ़ा देते थे पूरे खेत में। आज हम 5 फीट पे गन्ना बोते हैं, और 5 फीट पे गन्ने बोने का ये लाभ होता है, उसकी नाली में पानी जाता है, जो पानी
एक 10 बीघा में लगता था वो पानी आज जो है 25 बीघा में लगता है। एक फायदा। दूसरा फायदा ये है हम उसमें सह फसली भी कर रहे हैं। मैं पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। तो सह फसली का ये फायदा है, उसमें चना भी बो देते हैं हम, सरसों भी बो देते हैं, और वो लगभग उतनी होती है जितनी सामान्य अगर बिना किसी गन्ने के बोए तब भी उतनी होती है और उसमें भी उतनी हो जाती है। तो पानी का इसमें दूसरा अभी हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक योजना आई है, उसमें शायद छोटे 2 एकड़ के किसान को 90% है और जो 2 एकड़ से बड़ा किसान है उसको 70% है। 70% की छूट पे वो ड्रॉप सिस्टम जो है, जो इजराइल टेक्निक है, उससे जो है गन्ने को मैं शायद ध्यान नहीं मेरे, मैं मनीष जी भी गए थे शायद देखने, वो गन्ने वाली देखी नहीं देखी, लेकिन हम गए थे एक बार देखने, गन्ने में भी है वो। अच्छा, यहाँ आप लोग अलग अलग विचारों के हैं लेकिन बाकी वो सब अलग जगह साथ जाते हैं। मेरी इनकी दोस्ती हम बहुत पक्के पुरानी वाले है। दोस्त हैं। पक्के वाले दोस्त पक्के वाले। मंच पे बस विरोधी हैं बेचारे। नहीं वो भाई मत अपने हो सकते हैं, लोकतंत्र का तकाजा इसे है। ये एक सुंदरता है, अपने अपने मत हो सकते हैं, कह सकते हैं। मेरा उस विषय पे जो पानी वाला है, पानी वाले पे तो एक बात है। दूसरी बात यह है जो किसान को, जो अभी भाई साहब ने भी उठाई थी और भाई साहब त्यागी जी ने भी उठाई थी ये बातें, जो होल्ड कैपेसिटी है उसका भी एक जो है ना एक सिस्टम बने जिससे जो है किसान अपने माल को रखने की एक व्यवस्था बन जाए। कुछ गोदाम हो इस तरह की हो जो सरकार की तरफ से हो, जो मतलब मिनिमम रेट पे बन जाए। उसका किसान आज फसल बेचना चाहता है, मतलब आज फसल उगाई, उसने खेत से निकाली, उसको रोकने का एक समाधान हो, 2 महीने 3 महीने उसका एक मिनिमम प्राइस हो, तो वो एक किसान का फायदे का सौदा बन सकता है भविष्य में। देखो मैं ऐसा नहीं है सौरभ जी, जो चीज़ होनी चाहिए किसान के प्रति, हम किसान हैं, मैं ये भी दुआई नहीं देता, दूसरे देश की दुआई मैं नहीं देता किसी दूसरे देश की। मैं ये नहीं कहता ऑर्गिविया देश की तो इकोनॉमिक गाय पे है, ऑर्गिविया देश में तो जो है हर एक आदमी के हिस्से में 4 गाय आती हैं। भाई उससे हमारा क्या मतलब है? हमें तो सौरभ जी अपने देश में देखना, प्रैक्टिकल खेती हम करते हैं, हमें मालूम है। सही बात तो मैं ये बताता हूं सौरभ जी, जो किसान है सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो वो है, क्योंकि प्रयोग अपने खेत में दिन प्रतिदिन वो किसान करता है, उसे मालूम है कहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस किसान के हिसाब से मैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का विरोधी नहीं हूं, लेकिन किसान को नहीं मालूम है कौन सी कंपनी की मुझे दवाई डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। इसको समझाने वाला, इसके एक नियम बनाने वाला बनना चाहिए, जिससे किसान को अपने खेत का नुकसान भी ना हो और उसका किसान का खेत जो है वो फर्टाइल कैसे बन सके, किस तरीके से वो मतलब कम लागत में और खेत बढ़िया हो सके। जी गन्ना। साथियों, भारती जी ने अभी बड़ी अच्छी बातें बताई। खेती किसानी का जो धंधा है वो नुकसान का क्यों है, कभी किसी ने गंभीरता से सोचा? इधर जितनी भी भाई लोग बैठे हुए हैं सब किसानों से संबंधित हैं ज्यादातर। यदि 5 बीघे हमारे पास, पश्चिम में 5 बीघे को 1 एकड़ कहा जाता है, 5-6 बीघे को, 5 या 6 बीघे हमारे पास एक टुकड़ा है जमीन का, हम सबसे पहले किसी फसल, जैसे आजकल गेहूं बोया जा रहा है या बोया जाएगा अभी 15 नवंबर के बाद, उसको जोतते हैं तो हम कैसे जोतते हैं? आज बैल तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जोतते हैं ना। ट्रैक्टर आप लोगों ने कहां से लिया है? ट्रैक्टर किसान के घर में पैदा नहीं होता, वो ट्रैक्टर हम लोगों ने बाजार से लिया है। खेत जोतने के बाद, उसकी पलेवा करने के बाद हम लोग बीज बोएंगे। बीज कहां से लेंगे? बाजार से लेंगे। बीज के बाद हम लोग खाद डालेंगे। खाद कहां से लाएंगे आप लोग? बाजार से लाएंगे। खाद के बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी थ्रेसिंग कौन करेगा? ट्रैक्टर करेगा। ट्रैक्टर चलेगा कैसे? डीजल से चलेगा। ट्रैक्टर के कल पुर्जे की जो व्यवस्था है वो कहां से होगी? बाजार से होगी। और जब आपके पास गेहूं तैयार हो जाएगा, उसे बेचने कहां जाओगे? एमएसपी को छोड़ दीजिए, कहां जाओगे आप? मंडी में जाओगे। उसका रेट कौन तय करेगा? व्यापारी तय करेगा। और आप अंगूछा डाले एक बेवकूफ की तरह से खड़े रहोगे। तो खेती कौन कर रहा है आपकी? बाजार कर रहा है। साहूकार मोटे होते चले जा रहे हैं और हम लोग ये खेती किसानी
धंधा खराब है, किसी को देखनी हो तो जरा मेरे आकर के देखिए। मैं 1 एकड़ में से 3 लाख रुपए पैदा करता हूं एक साल में, और कोई खर्चा नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं खेती किसानी का धंधा खराब है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैंने सारा भारतवर्ष देखा है। मैंने त्यागी जी सरकार को की 20 तरफ एकड़ से जमीन एक मैंने भारती जी, दी, भारती 7 लाख रुपए में। भारती जी, मैंने भारती जी, सरकार की तरफ बीच में। से, सरकार में जब मैं अधिकारी था तो 4-5 दूसरे देश भी घूमे अपने विभाग की तरफ से। खेती करने का तरीका सीखिए। आज हम लोग कोई खेती करना नहीं जानते, गांव में लौट रहे हैं और खेती कर रहे हैं। साथियों, ऐसे खेती नहीं होती है। खेती पूरी की पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं अपने यहाँ कोई यूरिया नहीं डालता, कोई डीएपी नहीं डालता, क्योंकि ये सब चीज तो भगवान ने जमीन में पैदा कर रखी है। किसान को ये भी जानकारी नहीं है कि मुझे कितना यूरिया डालना चाहिए। मैं बिल्कुल ताल ठोक के कहने वाला व्यक्ति हूं कि खेती कोई भी नुकसान का खोदा नहीं है। भाई साहब मेरे भी बता रहे हैं कि डेयरी, हमने सरकार की डेयरियां चलाई हैं। अमूल जिस तरह से पराग डेयरी उत्तर प्रदेश में है, ऐसी गुजरात की अमूल। आज गुजरात का फार्मर कितना रईस है, क्यों? उसकी 80% जो खेती है वो अपने गाय और पशु को पालकर दूध बेचने से है। आज अमूल का दूध हम मेरठ में पी रहे हैं, पराग का दूध कहाँ गया? थोड़ा मैं सरकार का अफसर रहा हूं, इसलिए मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता। केवल सरकारीकरण की वजह से पराग डेयरी की क्षति हुई है। साथियों, अभी जो हमारे देश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने पीसीडीएफ को हैंडओवर करने की कोशिश की है। पीसीडीएफ को हैंडओवर अब से 40 साल पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया था। वो समय, क्योंकि पराग की पूरी स्ट्रक्चर पूरे 75 जिलों में तैयार है, फिर वही समय आएगा। आज हमारे दूध को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। प्राइवेट क्या करता है, ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। तो साथियों, ये अपने अपने सब विचार हैं। डॉक्टर मैं शर्मा, भारती जी के विचार से असहमत नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं। हो सकता उम्र में बड़ा हूं, उनके भी अपने गंभीर विचार हैं, साथी हैं मेरे, इन्होंने भी अपने विचार किए। तो मैं फिर ताल ठोक कर कहता हूं, किसान के दरवाजे पैदा हुआ हूं। 35 साल गवर्नमेंट में अफसरी की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर में। थोड़ा समय की और कमी अच्छी है। तरह से मैं जानता हूं कि खेती नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश जो खेती किसानी का मुख्य धंधा है, मैं गांव में देखता हूं किसके घर कैसे बने पड़े, कहां से आया पैसा? सब खेतों से ही आ रहा है ना, कि बाहर से तो आ नहीं रहा। डॉक्टर ये शर्मा, बिल्कुल सही। आई कम टू यू फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क। जी, देखिए, खेती घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। ये बहुत ही लंबा विषय है, लंबा इस पे विमर्श हो सकता है। मैं चूंकि खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के समाज के लिए कुछ लेकर के आया हूँ। जैसे अभी बात हुई थी, आपने सहफसली की बात की थी, तो यहाँ पे चूंकि एक गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट के नाम से ही पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, और हमारा किसान भाई इस गन्ने पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन भारत सरकार के औद्यानिक मिशन के अंतर्गत कुछ फलदार फसलें हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, आम है, लीची है, केला है। मैं इस प्रकार की योजना बनाने में लगा हूं कि हम अवेयर करें, उनको ट्रेन करें कि यहाँ केले की खेती भी शुरू की जाए। खेती की सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, लेकिन केले की फसल अगर आप कोई किसान उगाता है तो व्यापारी उनके खेत पर जाकर के और केला ले लेगा, बल्कि कुछ एडवांस दे करके पहले से ही वो फिक्स कर लेते हैं। दूसरा है कि तमाम अभी होल्डिंग्स की बात हुई थी, ये सही है, हमारे किसानों के पास उतने खेत और उतनी होल्डिंग्स नहीं हैं। बहुत से भूमिहीन भी हैं हमारे मजदूर, तो इनके लिए हमने यहाँ शुरू किया है मशरूम कल्टीवेशन। और मशरूम कल्टीवेशन एक ऐसा है कि एक छोटे से छप्पर में भी कई लेयर बना करके और हम उसको उगा सकते हैं, और मशरूम के लिए भी कोई मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम किसानों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को, अपने छात्रों को, जो नई शिक्षा नीति के तहत हमें 4 विषय में वोकेशनल ट्रेनिंग देनी ही देनी है, बीए, बीएससी, बीकॉम सारे बच्चों को, तो उसमें हम एक मशरूम भी रख रहे हैं। और ये हमारे बच्चे होंगे, हमारे किसान होंगे जो ट्रेनिंग लेकर के, और हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, भूमिहीन हैं, उसको उगा करके, और जो आज भारत सरकार मिड डे योजना चला रही है, उसमें जो कुपोषण की समस्या आ रही है, पेट तो हमारा भर रहा है लेकिन आज हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं,
उसमें मशरूम को शामिल किया गया है। तो अगर 10 गांव की महिलाएं, 10 गांव के हमारे भूमिहीन भाई या किसान उसको उगाते हैं तो इसकी खपत उसी आसपास के विद्यालयों में ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ चाह रहे हैं कि किसानों के एक अतिरिक्त आय का जो साधन बने। मत्स्य पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है, तो और ये आपका जो है इस सारी चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सर थोड़ा समय की कमी है, मैं बीच में रोकूंगा। ये आपका मनीष जी आखिरी रिमार्क है। हम गन्ने की खेती में बात कर रहे थे। देखिए सौरभ, एक 2-3 फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगा यहाँ सभी लोगों को। लल्लन टॉप ने एक कार्यक्रम किया था और मुझसे उसमें उस कार्यक्रम में मेरी भी राय ली गई थी और वो राय बड़ी कमाल की थी, क्योंकि एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आरटीआई लगा। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। एक आज तक के पत्रकार हैं अशोक उपाध्याय जी, एक आरटीआई लगी। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया कि कब कब किसानों को कितना कितना भुगतान गन्ने का किया। उत्तर प्रदेश सरकार की आरटीआई का जवाब आया कि अखिलेश की सरकार में 3 बार पूर्ण भुगतान किया गया और 2 बार योगी जी की सरकार में भी किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई है और लल्लन टॉप ने उसके ऊपर कार्यक्रम किया और मैं भी उस कार्यक्रम में गया। और आखिर हुआ क्या, ये गोरख धंधा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई, सबका माथा घूम गया। अखिलेश सरकार ने 100% गन्ना किसान का भुगतान कब करा भाई? ये तो हम तो किसान हैं, हमें मालूम है। आज भी नहीं हुआ। योगी सरकार ने भी कभी पूरा भुगतान नहीं किया, आज भी पिछले सत्र के पैसे बचे हुए। तो ये गोरख धंधा क्या है किसान के साथ? 3 कैलेंडर हैं किसान के नाम के। दुनिया के पास कोई एक होता होगा, भारत के आम नागरिक के पास 2 कैलेंडर हैं। एक कैलेंडर है जो 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, वैश्विक कैलेंडर। दूसरा है फाइनेंशियल कैलेंडर, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। ये 2 तो हम पे लागू हैं ही। हम किसानों पे एक तीसरा कैलेंडर है जो कि है गन्ने के सीजन का कैलेंडर, जो शुरू होता है 1 अक्टूबर से और खत्म होता है 30 सितंबर को। और खेल क्या है? खेल ये है कि मील चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में किसान का 40% गन्ना सरकारी ये मिलें ले लेती है, सरकारी और गैर सरकारी मिलें। क्योंकि 1990 के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमने कमाल देखा है कि अब गन्ना हम वो बोते हैं जो मिल चाहता है, हमारी मर्जी नहीं चलती। तो अगड़ी जाति का जो गन्ना है 38, उसकी धनाधन पर्ची आती है। आदमी का, किसान बेहाल हो जाता, पागल हो जाए कि इतनी पर्ची गेरू तो गेरू कैसे। 40% गन्ना हमारा चला जाता है। और जब आरटीआई आती है तो ये जो 40% गन्ना मैंने अक्टूबर से दिसंबर तक डाला है, ये तो आ गया नेक्स्ट सीजन में, और जो पिछले साल का भुगतान है वो अब करा जाएगा हमें। तो जब आरटीआई पूछोगे तो कहोगे 31 दिसंबर 2021 तक योगी सरकार ने पूर्ण भुगतान कर दिया। ये गेम है हमारे साथ, यही वो छलावा है जिससे हर किसान चला जाता है। और दूसरी बात, एक सरकारी एजेंसी है जिसका नाम है CACP, ये ना मेरी है ना आपकी है, भारत सरकार की है। उसने सरकार को आंकड़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति कुंटल गन्ने की पैदावार की औसत कीमत है 343 रुपए। कितनी? 343 रुपए प्रति कुंटल लागत, और हमें कितने मिल रहे हैं? 340 नहीं भाई, 345। जर्नल वैरायटी की बात करो ना आप, रेट तो जर्नल वैरायटी का हो। सॉरी, 338 है CACP की, वो 48, और हमें मिल रहे हैं 45, 345। तो हमें लागत भी नहीं मिल रही, लाभांश तो छोड़ दीजिए। स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से जो C2+FL की जो बात हम लोग करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि लागत पे 50% की दे दो, भारत सरकार का आंकड़ा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकार जो किसान है, जो गन्ना किसान है, उसको लागत से भी कम का भुगतान हम कर रहे हैं। और किसान कह रहा है कि भैया हम कहां जाएं, कौन करेगा सुनवाई? ये जो गन्ने का नेक्सस है, इसे समझना जरूरी है। ये जो 3 कानून है, इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई बर्बाद होगा
तो इस देश का गन्ना किसान बर्बाद होगा। पंजाब और हरियाणा के किसान जो गेहूं और धान की खेती करते हैं, वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में धान और गेहूं भर के दिल्ली की सड़कों पे आके अपना माल बेच लेंगे, मेरठ की सड़कों पे आके माल बेच लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये कानून लागू हो गए और सरकार बीच में से हट गई तो आप गन्ना कहां बेचोगे इसका तय कर लेना। क्योंकि इस प्रदेश में 11-12 कंपनीज हैं जिनकी ये सारी मिलें हैं, एक कमरे में बैठ के तय कर लेते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के किसान को रेट क्या देना है और भाव क्या देना है और पैसे कब देने हैं और कब नहीं देने। आपकी कोई हिस्सेदारी उसके अंदर नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। और अगर सरकार ने इस बीच में से एकमात्र, मेरे पास सहारा क्या है सौरभ, कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये जो सरकार है, चाहे वो किसी की भी हो, कम से कम ये अभिभावक का रोल अदा करेगी इस देश के किसान के लिए और उत्तर प्रदेश के किसान के हितों की रक्षा करेगी। लेकिन हमने पिछली बार देखा है, और कमाल की बात है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, पिछली बार रेट तय हुआ जनवरी में जाके, जनवरी में, और उसके बाद पर्चियों पे रेट गिरने शुरू हुए। अब के हमारे यहाँ गन्ने के रेट पहले डिक्लेयर हो चुके हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में, मैं कल बलसोने गांव में था एक फंक्शन के अंदर, मैंने पूछी भाई पर्ची आ रही है? उन्होंने कहा हाँ जी पर्ची तो बहुत आ रही, मगर रेट, कह ले जी पर्ची पर रेट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आप हाईकोर्ट में मुकदमा जीत गए कि इस प्रदेश के किसानों को जो पैसे उन्हें नहीं मिले टाइम से, उस पर ब्याज मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चल रहा है। क्या इस देश के हमारे किसानों को एक धेला किसी को आज तक ब्याज का मिला है? किस बात की लड़ाई लड़े हम? कौन सुन रहा है हमारी? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो इस उत्तर प्रदेश के हर किसान के हक में आया है, अगर वो भी सरकार लागू नहीं कर पाती तो कौन सी संवैधानिक सरकार इस प्रदेश में चल रही है? जरा ये कान खोल के बता दो कोई। हमें नहीं मिल रहा भाई, हमारे हक हम सरकार से मांगे या सुप्रीम कोर्ट से मांगे। अभी देवव्रत भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब ये लोग हम में से भी उठ के गए, अगर ये लोग हमारे नुमाइंदे होते तो ये कानून पास नहीं होते। ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, नहीं है ये हमारे नुमाइंदे, हमने चुना जरूर है, वोट जरूर दिए। और एक चीज और, इन्होंने कहा कि भाई तरमीम कर लो। एक बात कह के सौरभ अपनी बात को खत्म करूंगा। एक मास्टर जी आए, मेरे से बोले, भारती जी तुम्हारे लिए कपड़ा मैं सिलूंगा बहुत बढ़िया वाला। तो मैंने उससे कही भाई कपड़ा तो सिलेगा, नाप ले ले। कह ले नहीं नाप की जरूरत नहीं, मेरी तो निगाह बहुत तकड़ी है। मैंने तुम्हें देख लिया, मेरी समझ में आ गई तुम्हें कुर्ता कैसा लगेगा, ठीक। अरे मैं कहा नाप ले ले, थोड़ा बहुत पेट भी है मेरा, वैसे भी लंबाई वंबाई कुछ तो ले ले भले आदमी। कहना ना मुझे नहीं चाहिए कुछ। कुछ दिनों बाद वो लाया एक लिफाफा, कहना लो जी थारे लिए मैं ये कुर्ता लाया सिल के। मैंने जो वो कुर्ता निकाला लिफाफे में से, तो वो 6 साल के बालक के भी आने का ढंग नहीं था उसका। मैंने उससे कही भले आदमी तू मेरा कुर्ता ले सिल के लाया था और ये तो बच्चे के भी नहीं आने का। कहना कोई बात नहीं भाई साहब, मैं इसमें थेकली लगा के इसकी बाजू लंबी कर दूंगा। अरे मैं कहा ये निच्चाई में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थेकली लगा के इसे नीचा कर दूंगा। मैं कहा ये चौड़ाई में भी नहीं आ रहा। कह थेकली लगा के इसे चौड़ा कर दूंगा। ये है कृषि कानून, 18 कानून। सरकार ये पॉइंट टू पॉइंट ये कह चुकी है कि हम इन्हें तरमीम करने को तैयार हैं। अगर 22 में से 18 संशोधन आप कर रहे हैं तो इससे ज्यादा वाहियात बिल इस किसानों के खिलाफ नहीं आ सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इनका ऑल्टरेशन नहीं हो सकता, आप इसे ठीक करके हमें पहना नहीं सकते। ये पूरी तरह से कपड़े की बर्बादी हो गई है, अब ये हमारे पहनने लायक नहीं है, और यही हमारा सबमिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का इस जोरदार चर्चा के लिए। भारती जी, आर्या जी, त्यागी जी, शर्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।